अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो गुजरा हुआ दिन होगा वो अच्छा भी गया होगा, बुरा भी गया होगा। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, कभी ऊंच कभी नीच, और आज का दिन जो है हम दुआ करते हैं ये आपका अच्छा जाए। नाज़रीन, बहुत सारी ख़बरें आपसे शेयर करनी हैं। इस वक्त मुल्क में एक हिजानी सूरत हाल है, अफरा तफरी है। माशी हालात आपको पता है कि हमारे बड़े ख़राब हुए हुए हैं। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो सब जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो लोगों के लिए रोज़गार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अच्छे मौक़े हैं। इस वक्त हम देखते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों की परेशानी की जो सबसे बड़ी वजह है वो है बेहतर रोज़गार। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जो लोग अगर रोज़गार पे हैं भी तो उनको उतने पैसे नहीं मिल रहे, या उनका जो मुआवजा है वो इतना नहीं है कि वो जो उनकी लायबिलिटीज़ एक्सपेंसेस हैं उसको कम कर सके। कुछ अच्छी भी खबरें हैं कारोबार के हवाले से। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट में हमने बेहतरी देखी। हमारा एक वक्त दौर था इंडेक्स 27,000 30,000 का, जब दौर मुझे याद है, और मार्केट में काम होता था। आज माशाल्लाह हमारा स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 77,000 तक जो पहुंच चुका है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें और ज़्यादा नंबर्स का इजाफा देखेंगे। स्टॉक मार्केट में नाज़रीन ये भी बताएं कि जो मार्केट फ्लोर है वहाँ पर हम टर्नओवर्स कम देख रहे हैं, लेकिन कैपिटल है, लोग पैसा लगा रहे हैं, उस पर लोगों का काम भी हो रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 106 पॉइंट्स के इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई। आज भी मार्केट का आगाज़ जो है वो अच्छे नंबर्स के साथ हुआ है, और जैसे ही आज का दिन ख़त्म होगा स्टॉक मार्केट का घंटा बज जाएगा, मार्केट जो है बंद हो जाएगी। और मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बस चलती रहे और आगे बढ़ती रहे, और बुल की तरह जो है अपने नंबर्स को गेन करती रहे। अब ज़रा कमोडिटी की बात करते हैं नाज़रीन। सोना, गोल्ड, इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तो वैसे इसके रेट बहुत ज़्यादा हैं, और फ़ी तोला अगर बात करें तो 2,55,56 हज़ार के तो करीब पहुंच चुका है, क्योंकि डॉलर को भी हम अगर कंपेयर करें तो ये सब आगे पीछे चलते हैं। मैं डॉलर पे भी अभी आऊँगा, लेकिन मैं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड में बताया जा रहा है कि 500 रुपये कमी हुई है। मामूली कमी है, 500, जहाँ आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख की कोई अगर ज्वेलरी लेने जा रहा होगा, कोई सोना ख़रीदने जा रहा होगा, उसके लिए चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। हाँ, एक अगर अच्छा डिप देखें, एक अगर अच्छा हम उसमें देखें कि नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं परसेंट के हिसाब से 5%, 10%, तो आवाम को फ़ायदा है, डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा है, लेकिन उन इन्वेस्टर्स को फ़ायदा नहीं है जिन्होंने इस महंगे रेट पे जो है गोल्ड लिया हुआ होगा। नाज़रीन, तो ख़बर ये है कि ऑल पाकिस्तान जेम्स ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में फ़ी तोला सोने की कीमत में 500 रुपये की कमी हुई है, जिसके बाद सोने की कीमत 2,56,000 रुपये हो गई है। ये बेहतर फिगर है, और लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और कम होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस कम होंगे, आपके डॉलर जो है रुपये के आगे कमज़ोर पड़ेगा, तो आपकी इकॉनमी स्टेबल होगी, क्योंकि पेमेंट्स कुछ ऐसी हैं जो आपको जिसकी अदायगी डॉलर्स में करनी पड़ती है। अब ज़रा मैं डॉलर की बात करता हूँ, रुपए की बात करता हूँ। आपको पता है नाज़रीन, हमारा जैसा मुल्क है, हम गरीब मुल्कों में हमारा शुमार होता है, तो हमें अपने रुपये को स्टेबल रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त आप यकीन जानें, तमाम इकॉनमी, स्टेट बैंक के लोग, नेशनल बैंक के लोग, तमाम तर जो माशी मैदान में इस वक्त कूदे हुए, वो ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से डॉलर की जो लगाम है उसको काबू कर सकें, उसको इतना परवान ना चढ़ा सकें अपने रुपये के आगे। तो अगर मैं डॉलर के नंबर्स की बात करूं, 13 पैसे, रुपये की बात नहीं कर रहा, 13 पैसे हमने इजाफा देखा, यानी कि अब जो डॉलर है वो आपका 278.63 पे जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और इससे पहले डॉलर 278 रुपये और 50 पैसे पे बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर का जो भाव है वो 1 पैसा इजाफे से 280 और 40 पैसे, यानी 280 के हिसाब से ऑलमोस्ट 278 और 280। अच्छा, ओपन मार्केट का प्रॉब्लम ये आता है कि नाज़रीन वहाँ पर प्राइसेस कुछ और हो रहे होते हैं, और आप फिर दूसरी जगह पर अगर डॉलर को कंपेयर करें तो उसके प्राइसेस अलग हो रहे होते हैं। मुख्तलिफ एक्सचेंज है हमारे मुल्क में, उनमें कोई इतना ज़्यादा हम फ्लक्चुएशन नहीं देखते। जो ऑलरेडी जिस रेट पर डॉलर खुला है या ओपन हुआ है वो बस उसी में चल रहा होता है, लेकिन पॉइंट के बाद कुछ पैसों में जो है वो हम नंबर्स में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट देखते हैं, बिकॉज वो फॉरेक्स वाले को अपनी पास भी चीज़ें कुछ कंट्रोल करके रखते हैं, वो उनकी अपनी पॉलिसी है। एज फार एज कंसर्न द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो खुद ही जो है
डॉलर के प्राइसेस आप देख रहे होते हैं। अच्छा, बातें ये भी थी कि जी डॉलर के प्राइसेस को आर्टिफिशियली रोक दें। माजी में हमने देखा कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने इस तरह की सोच रखी कि डॉलर को आर्टिफिशियल कंट्रोल कर लेते हैं, शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। हमने उस पर भी देखा कि एक प्रेशर बनना शुरू हो गया। अभी भी ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि डॉलर को हमने आर्टिफिशियली रोका हुआ है। इस वक्त ये हमें एक बेहतर एक्सपर्ट ही बता सकता है, लेकिन मैं अगर अपनी राय भी दूँ नाज़रीन, तो मुझे नहीं लगता कि हम डॉलर को आर्टिफिशियली रोक सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त नंबर्स पर है। अच्छा, आपको याद होगा पिछले 2 साल पहले की बात है, डॉलर ने जो है 300 से ऊपर भी जंप लिया था। तो वो जो नंबर्स थे वो बड़े हॉरेबल थे। उसके बाद हमने इन्फ्लेशन का इजाफा भी देखा। हमने ये भी देखा कि एक अफरा तफरी हमारे कारोबारी मैदान में आ गई। लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लोग अभी भी सरापा एहतजाज हैं। एक सियासी जमात भी, वो भी महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे एनर्जी सेक्टर के अगेंस्ट, और जो कराची के मामले आते हैं ओवर बिलिंग के हवाले से, वो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। तो इन तमाम तर इशूज़ पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। और अब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के बिजनेस इश्यूज़ पर, और बात करेंगे हेल्थ इश्यूज़ पर। नाज़रीन, हेल्थ बहुत बड़ा एक सेक्टर है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में, हमारे जैसे मुल्क में जो है हेल्थ इश्यूज़ बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर ख़ास तौर पर हम बात करें ख़वातीन की और बच्चों की, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि हेल्थ इश्यूज़ में बेतहाशा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, और इसको बनाने का मकसद, इसको सेलिब्रेट करने का मकसद, इसकी अवेयरनेस पे बात करने का मकसद ये है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए माँ का दूध कितना ज़रूरी है, और उससे बच्चे की जो हेल्थ है उस पर क्या इम्पेक्ट आएगा, और माँ की ख़ुद की भी जो हेल्थ है उसका भी, इसका ताल्लुक बराह रास्त उससे है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ रेफरेंसेस पर अगर हम देखें तो आजकल जो पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में जो प्रॉब्लम हो रहा है कि वो ब्रेस्ट कैंसर पे लोग बात कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें इसके साथ कनेक्ट हैं या नहीं, इस पे भी आपको बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाने का मकसद बच्चों के लिए माँ की दूध की अहमियत को उजागर करना है। जो ख़वातीन बच्चों को दूध फ़ौरन नहीं देती हैं, या दूध कुछ महीने के बाद या कुछ वीक के बाद रोक देती हैं, तो उससे बच्चे की जो सेहत है, और जो अवॉइड भी करते हैं कि नहीं जी छोड़ने, मुतबादिल देते हैं, मार्केट में सब्सिट्यूट मौजूद है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है बच्चे और माँ की दोनों की हेल्थ पे फौरी तो असर इतना नहीं डालते, लेकिन हाँ ये असर होता है कुछ महीनों के बाद, कुछ साल और सालों के बाद। इसी वीक, यानी कि पूरा वीक जो पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है, इसके पे बात करने का मकसद ये है कि अवेयरनेस देना, कि ख़वातीन इस चीज़ को रियलाइज़ करें, इसको समझें, और अपने बच्चों की सेहत का, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। इस तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अरूब ने, रजिस्ट्रार हैं जनरल सर्जरी एट मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल से। मैम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू टू। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं रोहेल? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अरूब, ये वीक दुनिया भर में मनाया जा रहा है, और बच्चे की सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं और माओं की सेहत के हवाले से, इसकी अहमियत को आप किस तरीके से देख रही हैं? ओके, सो ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। सो डेफिनेटली कोई ना कोई इम्पोर्टेंस तो होगी कि सब इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ की सेहत भी इससे लिंक है, बच्चे के तो डेफिनेटली है ही है। तो टिप टू टो बच्चा जो है वो, उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर माँ उसको ब्रेस्ट फीड कराती है। तो इनिशियली जो पहला फीड होता है, जिसे हम अपनी ज़बान में क्लोस्ट्रम कहते हैं, तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि बच्चे को मिलना चाहिए। जो पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ को फर्स्ट फीड आती है, दैट इज़ क्लोस्ट्रम, जो कि कुछ दिन तक चलता है। उसमें बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इनिशियली बच्चा भले प्रीमेच्योर हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी एक टाइम पे, टर्म पे हुई हो, बहुत ज़रूरी है कि क्लोस्ट्रम बच्चे को प्रोवाइड किया जाए, पहला फीड।
क्योंकि उससे बच्चे की इम्यूनिटी बनना शुरू होती है। फिर जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, डेफिनेटली उनमें माँ और बच्चे का बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग हो जाता है कि बच्चे को पता है कि व्हेन बच्चे को एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज मिल्क, और उसको पेट भरना है, तो वो माँ और बच्चे का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहता है। सेकेंडली ये कि माँ की हेल्थ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चा बॉर्न होता है, उसके बाद माँ ब्लीड करती है, तो बच्चे को जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं उससे ब्लीडिंग वगैरह काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है, कम ब्लीडिंग होती है, माँ की बॉडी जो है वो शेप में आना शुरू हो जाती है। बच्चे के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पहली बात तो पेट भरना, दूसरा ये कि कुव्वत मुदाफ़ियत प्रोवाइड करना, तीसरा ये कि जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, दैट इज़ ऑल प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट फीड। ग्रोथ हार्मोन, जिससे बच्चा बड़ा हो, बच्चे की नशोनुमा अच्छी हो, बच्चे का आईक्यू लेवल बेहतर हो, ये सब चीज़ें व्हेन अ मदर ब्रेस्ट फीड हर बेबी तो बच्चे को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि ये एक्सेसिबल बड़ा आराम से है, आपको जाके बॉटल फीड नहीं बनानी है, आपको जाके प्रिपेयर नहीं करना, कुछ बाजार से ख़रीदना नहीं है, इकोनॉमिकल भी है। इसके अलावा ये कि अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर है, एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपको नहीं पता कि आप जो बॉटल फीड बना रहे हैं बच्चे की, आया वो बहुत गर्म है या वो बहुत ठंडा है, तो बच्चे को सूट ना करे, बच्चे का पेट खराब हो जाए। उसके साथ साथ अगर हम सर से लेकर पैर तक बात करें तो बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग होता है अगर मदर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, बच्चे की विजन बहुत स्ट्रांग होती है, बच्चे का कॉग्निटिव लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। इसके अलावा एलर्जी से बच्चा बहुत ज़्यादा प्रिवेंट रहता है कि अगर माँ अपना दूध प्रोवाइड करे। इसके अलावा बच्चे के अंदर एंटी वायरल, एंटी पैरासिटिक ये सब चीज़ें जो है वो ऑलरेडी ब्रेस्ट फीड में मौजूद होती हैं। मिनरल्स, वाइटामिन्स, अगर हम बाहर के प्रोडक्ट फार्मूला की बात करें, जो बच्चे कुछ टाइम होता है कि ऑल्टरनेटिव है, तो उसमें मिनरल्स और वाइटामिन्स नहीं होते, उसमें आपको फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, या वो प्रोटीन्स मिलेंगे जो छोटे बच्चे के लिए, न्यू बॉर्न के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। अलॉन्ग विद दैट अच्छा बच्चा डॉक्टर अनूप, मेरा एक सवाल आपसे ये है, जिन माओ को कोई बीमारी है और आप बताएं क्या वो अवॉइड करती हैं बच्चे को फीड कराना, और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें माएँ अवॉइड कर सकती हैं? और इसके साथ साथ दूसरा सवाल मेरा आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी अवेयरनेस हमारी माँ और ख़वातीन को दीजिए कि अगर वो बच्चे को ये मिल्क पिलाना, न्यूबॉर्न बेबी को अवॉइड करती हैं फीड कराना, तो इसका कनेक्शन ताल्लुक बराह रास्त ब्रेस्ट कैंसर से तो नहीं इंगेज होता? बिल्कुल। पहली बात तो ये कि जो माएँ बच्चों को ब्रेस्ट फीड करना अवॉइड करती हैं, पूरी दुनिया में जो रिसर्चेस हुई हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से सिर्फ दो कंडीशंस हैं जिससे ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकते। एक तो माँ को एड्स हो, HIV हो, विच इज़ लाइक अ स्टिग्मा। ऑब्वियसली एवरीबडी नोज के HIV है, so एवरीबडी नोज के उस माँ ने फीड नहीं कराना, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में HIV ट्रांसफर हो सकता है। सेकेंडली ये कि अगर किसी माँ को किस तरह का कैंसर हो और उसकी माँ कीमोथेरेपी पे हो, तो उससे ऑलरेडी माँ की कुव्वत मुदाफ़ियत लो होती है और वो कीमोथेरेपी की दवाएं जो हैं वो बच्चे की बॉडी में जा सकती हैं। अदरवाइज और कोई अच्छा, ऐसी डायबिटिक कंडीशन नहीं पेशेंट है। जो है अगर कोई माँ, तो वो प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं है। ठीक। बल्कि अगर माँ ब्रेस्ट फीड कराती है तो बच्चा डायबिटिक होने से बच जाता है, बच्चा हाइपोथायरॉइड होने से बच जाता है, बहुत एस्थमा बच जाता है बच्चों का। बच्चों को एस्थमा नहीं होता जब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं। तो डायबिटिक माँ करा सकती है, हाइपरटेंसिव माँ करा सकती है। सिर्फ और सिर्फ HIV या कोई कीमोथेरेपी चल रही हो उसमें मना होता है कि ब्रेस्ट फीड ना कराएं। हमारे पास कुछ कुछ खवातीन आती हैं जिनको ब्रेस्ट में फीड कराने के टाइम पे कोई दाना बन जाता है या कोई एब्सेस बन जाता है जिसमें पस वगैरह होती है। हम उस पर भी रिकमेंड करते हैं कि आप प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ बच्चे को फीड कराएं, क्योंकि फीड नहीं कराएंगी तो वो कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। सेकेंड आपका सवाल जो ये था कि ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन, ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन की हम जब भी बात करते हैं तो सेकेंड या थर्ड नंबर पे वी ऑलवेज टॉक अबाउट ब्रेस्ट फीड। आपने अगर अपने बच्चे को 1-1.5 साल दूध पिलाया हुआ है, दैट्स वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। तो जितने टाइम आप फीड कराते हैं आपकी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस, रिस्क कम होते रहते हैं। तो अगेन हम लोग की एक कैंपेन चल रही है पिछले साल से ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के, उसमें हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं, सबको हाईलाइट कर रहे हैं कि नहीं आप फीड कराएं, कि जितनी अर्ली प्रेगनेंसी है, जितना ज़्यादा बच्चे ने ब्रेस्ट फीड किया हुआ है, जितने ज़्यादा बच्चों ने ब्रेस्ट फीड किया हुआ है, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट होता है। ठीक है। और इस पे एक चीज़ ये भी रिपोर्ट हुई है कि जो ख़वातीन बच्चों को अगर ये फीड नहीं करवाती हैं, तो अभी जैसे आप बात कर रही थी कि बच्चों की जो सेहत है वो थोड़ी सी जो है
उसका Decline, इफेक्ट yes, आता है। ख़वातीन की बिल्कुल। अपनी जिस्मानी और दिमागी सेहत के हवाले से जो मिल्क है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, उसकी क्वालिटी कैसे अच्छी प्रोड्यूस होगी, तो उसके हवाले से आप क्या गाइडलाइंस देंगी माओं को और ख़वातीन को? अच्छा, बेसिकली हमारे पार्ट ऑफ द कंट्री जो वर्ल्ड है उसमें ये है कि अगर हम कहें कि ये माँ ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही तो उसकी वजह से पहली लॉजिक ये होती है कि ऑब्वियसली गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोगों का अपना खाना पूरा नहीं हो रहा तो वो अपना रिजल्ट बच्चों को दे रहे होते हैं। गुर्बत है, खाने की कमी है, इसके अलावा माएँ ससुराल वाला हो गया, या वैसे भी बहुत इंगेज होती हैं घर के सारे काम करने, उन्होंने सारी जिम्मेदारी हैं तो उसकी वजह से नहीं करवा पाती। लेकिन अगर कोई माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके लिए बड़ा पीसफुल होता है कि वो बच्चे से कनेक्शन ले पाती है। सेहत के हवाले से जो आप बात करें कि हाँ, अगर माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है उसकी बॉडी शेप में रहती है, उसका यूट्रस जो पैदाइश के बाद बड़ा हुआ होता है तो वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लीडिंग कम होती है, खून की कमी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये कि ओवरऑल इकोनॉमिकल बहुत बेटर रहता है। एज लॉन्ग एज द हेल्थ इज कंसर्न तो यस, इट प्रिवेंट्स अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा डॉक्टर अरूप, एक चीज़ और बता दीजिए कि वाज़े तौर पर कि ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, एक न्यू बॉर्न बेबी है उसको कब तक जो है माँ फीड करवा सकती है, फिर उसके बाद वो सब्स्टिट्यूट पे जा सकती है या नहीं जा सकती? ओके, सो इस्लाम में भी यही है और दूसरा मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर 18 महीने यानी 1.5 साल माँ को हर हाल में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। उसमें ये होता है कि शुरू के 6 महीने के बाद जैसे हम ग्रेजुअली बच्चे को खाना वगैरह स्टार्ट करते हैं, पानी स्टार्ट कर दिया, जूसेस स्टार्ट कर दिए या सॉफ्ट डाइट स्टार्ट कर दी, तो उसके हिसाब से फिर वीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन उस वीनिंग के प्रोसेस में भी ब्रेस्ट फीड कराना लाजमी है। और जैसे ही बच्चा 18 माह का हो जाए, माओं को फिर जिस तरह से ब्रेस्ट काउंसलर होते हैं या लैक्टेशन काउंसलर होते हैं, वो बताते हैं कि आप ग्रेजुअली बच्चे की हैबिट खत्म करें कि वो फीड कराना बंद करें। बाय द एंड ऑफ 2 years इट शुड स्टॉप फॉर एन ठीक आइडियल टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अरूप, आपका बेहद शुक्रिया। आपने इतने खूबसूरत मौजू पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी माओं से और ख़वातीन से शेयर की है। और ये वीक मनाया जा रहा है कि किस तरीके से जो है बच्चों की जो जिस्मानी सेहत है और दिमागी सेहत है, और ख़वातीन और माओं की अपनी भी मेंटल हेल्थ वेलबींग पे हम बात करते हैं, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी सेहत सही होगी तो वो बच्चों का अच्छा ब्रॉटअप कर सकती हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपसे शेयर करनी है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो आपके सामने रखेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो हेल्थ इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चों के हवाले से, उस पर हमने आपको अपडेट किया। अब कुछ बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अच्छे इनिशिएटिव की। जब मैं अच्छे इनिशिएटिव की बात करता हूँ तो आप लोग यकीन करें मुझे गुस्से से देखते होंगे, क्या बात है सुबह सवेरे कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, सब कुछ है। लेकिन उसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास बड़े चैलेंजेस होते हैं जिसका सामना रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे इदारों को होता है और वहाँ पे काम करने वाले लोगों को होता है। वी कैन अंडरस्टैंड कि दीगर इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे जो एक अफरा तफरी चल रही है, और ख़ास तौर पर एक दहशत गर्दी, यानी कि किसी की भी किरदार कशी कर लें, किसी के साथ फ्रॉड भी कर लें। हमने बड़े फ्रॉड्स होते हुए देखे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, ख़ास तौर पे ट्रांजैक्शंस के और दीगर मामलात भी हैं। ख़बर आपसे ये शेयर करनी है, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फैसला, डिजिटल दहशत गर्दी को रोकने के लिए नए इक़दामात का आगाज़, साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए हुकूमत का नई एजेंसी कायम करने का फैसला, और जदीद दौर की दहशत गर्दी और जराइम की रोकथाम का अज़्म किया गया है। और किसी भी वाक़े से निपटने के लिए और तमाम तर मामलात को देखने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर काम कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और साइबर क्राइम के हवाले से हमें और ज़्यादा जो है सख्त, मज़बूत और मुस्तनद मेजर्स उठाने पड़ेंगे, तो आगे मामलात हमारे बेहतर होंगे। हम पेमेंट्स की बात करें, हम दहशतगर्दी की बात करें, हम फाइनेंशियल की बात करें, फिनटेक की बात करें, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए इस हवाले से। और इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है
बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, एकेडमिक से उनका ताल्लुक है, रिसर्च प्रोफेसर हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को बेहतर तरीके से समझते हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। उनको हम वेलकम करेंगे, सलमान हुसैन को। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, वेकअप पाकिस्तान। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी रोहेल, इट्स रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सलमान साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को बेहतर बनाने के लिए साइबर क्राइम की हम बातें सुनने के इस पे काम हो रहा है। इस वक्त फ़ैसला कर लिया गया है कि एक एजेंसी क्रिएट करेंगे और कुछ न्यू पॉलिसीज़ बनाएंगे, कुछ रेगुलेशंस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये आपको कैसा लगा? देखें रोहेल, हम किसी भी बात करते हैं कंट्री की या किसी भी स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत वाइटर रोल प्ले करता है। अगर आप एक मिनट के लिए अज्यूम करें, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म है, हम इजी वर्ड में लेकर चलते हैं ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर सकें। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर के इदारों को हटा दें एक मिनट के लिए तो मुल्क का कानून कहाँ चले जाएगा, लोग अपने आप में नहीं रहेंगे। तो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इनिशिएटिव के बाद अगर पॉजिटिवली स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाया जाए इसे। देखें, रूल बनाना इट्स डिफिकल्ट, बट उसे इंप्लीमेंट करवाना इट्स मोर डिफिकल्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो होता ये, देखें, जैसे अगर हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। पहले हम ये देखते हैं इस पर हम बात क्यों कर रहे हैं, इस बारे में हम क्यों फिनटेक की बात क्यों की जा रही है, इंटरनेट बैंकिंग की बात क्यों की जा रही है। लेकिन रोल होता ये है कि अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस को यूएस बनाने वाले ना बिजनेसेस हैं। एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आई मस्ट से अमेज़न का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ऐसे लोग अमेज़न पे परचेज, अगर यूएस में $10 खर्च होते हैं इन अ डे, लेट मी गिव एन एग्जांपल, तो $5 to $6 खर्च होते हैं अमेज़न के ऊपर। लोग सारी चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ पे इदारे हैं लॉ एंड ऑर्डर वाले जो इंप्लीमेंट भी करवाते हैं स्ट्रिक्टली स्ट्रेटजीज को। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लेग देखा जाता है इस वजह से। तो आई होप कि ये चीज़ें बेहतर तौर पर लेके जाएंगे। अच्छा सलमान, क्राइम बहुत बढ़ गया। हमने देखा कि सोशल मीडिया पे लोग जो है ख़ास तौर पे क्राइम के साथ साथ लोगों की किरदार कशी पे उतर आए हैं। किसी की फेक पिक्चर्स यूज़ कर लेते हैं, वीडियोस अब बनाई जा रही हैं, आपकी बॉडी किसी की है, चेहरा किसी का लगा दिया, और बहुत ज़्यादा मुग़ल्लिज़ात और गंदगी और बहुत ज़्यादा एक बैड इमेज जो है पूरी दुनिया में जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी इदारे का, और जिसका जो दिल चाहता है वो सोशल मीडिया में उसको अपलोड कर देता है। ये फ्रीडम है, ये सोशल मीडिया की खूबसूरती भी है, लेकिन एज फार एज कंसर्न द पीपल ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे कि ये इक़दाम को और मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं? अब पाबंदियाँ तो लगा नहीं सकते, वो हल नहीं है। पाबंदियाँ लगाएंगे तो मुताबादिल तलाश हो जाता है, लोग VPN यूज़ करने लगते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या सजेशंस दे सकते हैं कि कैसे चीज़ों को बेहतर करेंगे? देखिए रोहेल, अगर हम लोगों को पाबंदियाँ, वही आप वाली बात में सेकंड करना चाहूँगा कि आप पाबंदियाँ लगा नहीं सकते। अब ये नहीं कह सकते कि आप सोशल मीडिया यूज़ ना करें, फेसबुक इस्तेमाल ना करें, पेपल इस्तेमाल ना करें या ऑनलाइन परचेजिंग ना करें। अब आपको ना मजीद इकदाम को स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है कि जैसे फायरवॉल बनाई गई है, रिसेंटली देखा गया आपने, करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। तो इस तरीके से अगर मजीद इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाई जाएं तो साइबर क्राइम को, देखें, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब दुनिया की किसी भी गाड़ी की बात करें, अब BMW की बात करें, बुगाटी की बात करें, तो अब ये नहीं कह सकते कोई कंपनी के हमारी गाड़ी में बैठने के बाद एक्सीडेंट नहीं होगा आपका। ठीक है, मैथ्स और स्टेट्स भी हमें कहती है एरर के चांसेस मिनिमाइज किए जा सकते हैं, एलिमिनेट नहीं किए जा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्राइम पूरी दुनिया में हो रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान अच्छी कंट्री भी, हमारी कुछ एक्सपेक्ट के हवाले से कुछ चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। देखें, यूएस में क्राइम होता है, यूके में क्राइम होते हैं, पूरे यूरोप में क्राइम होते हैं, तो साइबर क्राइम पूरी दुनिया में होते हैं। अच्छा, उनको रोका तो बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है अलबत्ता अगर मजीद हमारी FIO बकाया एजेंसी अगर उस पर स्ट्रिक्टली काम करे। बहुत मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा सलमान, एक चीज़ भी हमने अभी देखी गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते पहले, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में भी फ्रॉड नज़र आ रहे हैं हमें। ठीक है, लोग पैसा बैंक से निकाल के कैश लेके जा रहे हैं, वो तो चलें, उसके लोग उनके पीछे लग जाते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। लोगों का गलत आपका अकाउंट बना हुआ है और किसी ने आपकी ट्रांजैक्शन कर ली। ये वाला जो गैप है, ये वैक्यूम है, ये प्रोटोकॉल्स कहाँ पर हैं, इसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? स्टेट बैंक तो खड़े हैं साथ पे, लेकिन जहाँ तक ये डिजिटल वाला मामला आ जाता है ना, इसके लिए प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कोई आप समझते हैं क्या हो सकता है? अच्छा रोहल, देखिए, इस तरह एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है हर बैंक के अंदर। व्हेन आई वाज इन वर्किंग इन अ बैंक, अभी मेट्रो बैंक, तो वहाँ पे कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है कि किसी इंसान के अकाउंट में पैसे आए तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। अच्छा, और देखें, इसके अंदर ना एक अवेयरनेस सेशन होता है। आप देखें, अगर हमारी सोसाइटी के माशरे में कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो देयर आर यूनिवर्सिटी, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, देयर इज अ यूनिवर्सिटी, कोई आर्किटेक्ट बनना चाहते देयर इज अ यूनिवर्सिटी, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर कोई यहाँ पे इदारा काम नहीं कर रहा। अगर इसमें हम अवेयरनेस पे काम करें, लेट मी टेल यू एन स्टोरी। एक PhD कुलीग है मेरी, वो किचन में कुकिंग कर रही थी, उनके पास एक कॉल आती है और कहा जाता है आपका ATM ब्लॉक हो जाएगा।
शी वाज इन हरी, वो फौरन ही अपना ओपीटी बताती हैं, वन टाइम पासवर्ड शेयर करती हैं, उनके अकाउंट से 1 लाख रुपए चले जाते हैं। वो फेक कॉल आई वो और फेक कॉल आई, और वो अभी इतना कॉमन हो गया है ये बैंक के ही रिसोर्स होते हैं, उनको पता होता है किसके अकाउंट में कितना पैसा है, क्योंकि सिस्टम पे सब इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन लूप होल तो है ना। लेट्स सपोज एक कंपनी स्विमिंग पूल बना रही है, अब स्विमिंग पूल हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये उन्हीं को अप्रोच करेंगे जिनके अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट हो। अच्छा, कल एक खबर, यही इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं सलमान साहब, कौमी सलामती और मफादामा से मुतसादिम डेटा बैरून मुल्क भेजने पर पाबंदी होगी। आप क्या समझते हैं कि हम रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हो रहे? नहीं, देखें, अगर आपका कंसेंट है, विद यू परमिशन, तो आपका डेटा यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन जो विदाउट परमिशन, उसके बारे में बात की जा रही है कि अगर आपका डेटा विदाउट योर परमिशन किसी से शेयर किया जाता है तो डेफिनेटली वो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आता है, वो फिर इलीगल चीज़ होती है, बिल्कुल और फिर ऐसा ही साइबर क्राइम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी के निज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो वहाँ पे अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाएगी आपकी, तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पहले हम ये देखते थे कि सोशल मीडिया का इतना रुझान नहीं था और लोग जो है एक सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे होते थे। एक मीम भी आई सलमान साहब कि लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो भाइयों से, बहनों से, माँ से, बाप से घर में बात कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और अभी एक इमेज बना हुआ था कि सबके हाथ में फ़ोन है, सब एक कमरे में बैठे हुए, लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। तो वही है कि एक हम अजीब लाइन में लग गए हैं, एक ट्रक की बत्ती के पीछे चल पड़े हैं, और इसके बगैर आपकी एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे लगेगा कि आपके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, यूजलेस है जिंदगी, एक कमी रह गई जिंदगी में। बिल्कुल ऐसा ही है। और उससे देखें हमारी कम्युनिकेशन दोस्तों से अच्छी हो गई है, पेरेंट्स से कम्युनिकेशन नहीं है हमारी यूथ की। बिल्कुल ऐसा ही है। 70% यूथ है हमारी कंट्री में, उनको पेरेंट्स की लाइफ में क्या चल रहा है नहीं पता, भाई बहन किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उन्हें नहीं पता। एक टेली कम्युनिकेशन का एडवर्टीजमेंट था, आई थिंक पाकिस्तान का था या इंडिया का था, वो बड़ा अच्छा था कि एक माँ बच्चे से कम्युनिकेट करना, आई थिंक इंडिया का था, कम्युनिकेट करना चाह रही होती है तो वो बच्चा टाइम नहीं देता कि कभी कॉलेज जा रहा है, कभी घर जा रहा है, तो वो माँ कहती है कि बेटा मेरा फेसबुक अकाउंट बता दो, इंस्टा बना दो। कहते हैं माँ तुम्हें क्यों चाहिए? कहते तुमसे बात करने के लिए, मैं से तुमसे बात कर लूँगी। यू नो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, और ये 2, 2.5, 3 साल पुरानी बात है। सलमान, आप यूथ के साथ इंगेज हैं, आप पढ़ाते हैं, आप इंटरैक्टिव सेशंस देते हैं, आप उनके माइंड्स को समझते हैं। इस वक्त जो हमारा नौजवान नस्ल है, वो जो एक बेसिक तरीक़ा है, जो एक अच्छे रास्ते पे चल पड़ा है, वो चल गया है। जो एक ऐसा हमारा नौजवान है जो एंजाइटी, स्ट्रेस में है और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है, डिजिटल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उस गलत इस्तेमाल करने में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, जिसमें दहशतगर्दी भी आ जाती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखें रुवेल, पहले ज़माने के जो पेरेंट्स हैं ना, लेट मी गिव एन एग्जांपल, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। पहले ज़माने के पेरेंट्स ज़रा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, जैसे हम अपने पेरेंट्स की बात करें, अब घर में जो बना है वही खाना है, आपने मगरिब के बाद घर में आ जाना है, इशा के बाद सो जाना है, सुबह फजर में आपने उठना है, एक रूटीन बनी हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो फ्रेंडली गैदरिंग नहीं थी। आज भी ना हम अपने वालिद साहब से गैप रखते हैं, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी गैप, पास में जाना में अब्बा जो है वो हमें, आजकल पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली हो गए, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना शुरू कर दिया है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर बच्चे को मैट्रिक या ओ लेवल, ए लेवल के बाद अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें कि बेटा यू हैव टू पे योर फीस बाय योर ओन, तो बच्चा ज़रा बिजी रहेगा ना। देखिए ये सारे काम फारिग वक्त के हैं, फरागत के काम है सारे के सारे। एक बंदा अगर 18 घंटे बिजी है, 16 घंटे बिजी, हम ये काम क्यों नहीं करते? बिकॉज वी आर इन बिजी, हम ये ख्यालात ही नहीं आते हमारे पास। तो अगर कोई एक इंसान है जो बिल्कुल फारिग है, उसके पास कोई काम नहीं, यूनिवर्सिटी से आ गया वो बच्चा या बच्ची, या स्कूल से आ गया, कॉलेज से आ गया, अब उसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, पेरेंट्स से कम्युनिकेशन करते नहीं है बच्चे। आपको पता है हमारे बच्चे दूर दूर तक पेरेंट्स का नहीं पता होता उन्हें, अच्छा रिश्तेदारी का नहीं पता, मौत मैयत का नहीं पता, शादी ब्याह में नहीं जाते बच्चे हमारे, सोशल गैदरिंग नहीं करते, सर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिम नहीं जा रहे बच्चे हमारे, मैच नहीं खेले। पहले के बच्चे मैच खेलते थे, अच्छा पूरे मोहल्ले का पता होता था, मैं अगली गली में वो शकूर अंकल हैं, वो अगली गली में बशीर अंकल हैं, पूरे मोहल्ले का पता होता था, एक्टिव। आज हमें ये नहीं पता हमें बराबर वाले अपार्टमेंट में कौन रहता है, बिल्कुल सही कह, हमें नहीं पता। तो जब बच्चों को थोड़ा सा एंगेज करें एक्टिविटी में, बेटा यू हैव टू डू सम पार्ट टाइम जॉब और बिजनेसेस, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर अगर हम, क्या बात, बहुत ये ऐसी बात है जो मेरे दिल के बड़े करीब है, एंटरप्रेन्योरशिप वाली। क्या बात है, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि हर गली मोहल्ले में एंटरप्रेन्योर पैदा हो और हम इसी तरह से तरक्की कर सकते हैं। अल्लाह करे। तो अच्छा सलमान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि पेरेंट्स का रोल अब आ जाता है, तो अब जनरेशन गैप भी है। हम अपने अगर जनरेशन की बात करें, हमें अपने पेरेंट्स से डर होता था, और आपने बहुत खूबसूरत बात बोली कि कम्युनिकेशन पेरेंट्स का नहीं है। अब पेरेंट्स खुद मसरूफ़ हैं, वो भी मोबाइल में हैं, अपने जॉब, अपने बिज़नेस में लगे हुए हैं, वो बच्चे को टाइम नहीं दे रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने कभी ये नहीं सुना कि हमें एंजाइटी हो रही है, हमें स्पेस दे दें, हमें बात नहीं करनी, यू नो, हम ये सोच नहीं सकते। आज के हम बच्चों को देखते हैं, वो कहते हैं हमें एंजाइटी इशूज़ हैं, हमें स्ट्रेस हो रहा है, अभी हमें स्पेस चाहिए, हमें हमारा स्पेस दें। पेरेंट्स आर एक्सेप्टेड नाउ, इनको स्पेस दें। तो आप क्या समझते हैं कि बच्चे से ज़्यादा जो एक कसूरवार मैं बोलूँगा और जिम्मेदार बोलूँगा, क्या आजकल के माँ बाप हैं?
बिल्कुल ऐसा ही। देखिए रोहेल, अगर आपके पास एक सेल फोन है तो उसको यूटिलाइज कैसे करना, इट्स अप टू यू। अब अल्लाह ताला ने अगर आपको औलाद दी ना, बच्चे दिए हैं, चिल्ड्रन दिए हैं आपको, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको लेके कैसे चलते हैं। अब अगर एक बच्चा पेरेंट्स से कह रहा है कि वी नीड अ टाइम, वी नीड अ स्पेस, तो मतलब आप ही कम्युनिकेशन नहीं है सर। आप बच्चों को लेके बैठे हैं, भाई टाइम क्यों चाहिए आपको? हमारे पेरेंट्स भी तो थे, हमें लेके बैठते थे, तो बेटे क्या मसला है, आओ बात, लेट डिस्कस द टॉपिक, हम उसका सोल्यूशन ऑन टेबल निकालने की कोशिश करते हैं। आजकल के पेरेंट्स ने भी ना स्पेस देना शुरू कर दी। अब स्पेस दे क्यों रहे हैं? उसके पास बैठे हैं। देखिए बच्चा तो बच्चा ही है ना सर। बिल्कुल ऐसा ही है। ही और शी डजंट नो कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अब वो अच्छा गाइडेंस पता है कहाँ से ले रहा है सर? अब मसला पता है कहाँ आता है? गाइडेंस ले रहा है वो अपने पीयर ग्रुप से, अपनी गैदरिंग से। ये वही लोग हैं जो खुद 18, 20 साल, 25 साल के हैं, जो गुजरे ही नहीं उस प्रोसेस से। वो बिल्कुल कैसे ऐसे गाइड करेंगे एंजाइटी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है? बिल्कुल और ऐसा ही है। एंजाइटी स्ट्रेस पता है क्या, इफ यू लेट मी ऐड सम ह्यूमर, उसने रिप्लाई नहीं किया, इसने ब्लॉक कर दिया, या मैं क्या करूं। और इनके आजकल के रिलेशनशिप्स जो चल रहे हैं, ये रिलेशनशिप, अच्छा मल्टीपल रिलेशनशिप चल रहे हैं इनके, हाँ, एक नहीं चल रहे, मल्टीपल। मल्टीपल, ये अच्छा बोला। अच्छा सलमान, एक चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ, आप भी सोचते होंगे, मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। आजकल के यूथ कह लें, अब मैं बच्चों को ही कसूरवार नहीं बोलूँगा, बल्कि अच्छे खासे एक्सपीरियंस लोग जो दुनिया देखे हुए हैं, वो भी सोशल मीडिया का मिसयूज़ कर रहे हैं। मिसयूज़ की वजह से आजकल दिमाग ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा? देखें रोवेल, ये इंसान के पास अल्लाह ने अख्तियार दिया है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना जन्नत और दोज़ख का, अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को भेजा और इंसान को अख्तियार दिया है कि भाई अच्छे काम करोगे तो जन्नत में चले जाओगे, बुरे करोगे दोज़ख में चले जाओगे। तो सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ नेगेटिविटी नहीं फैलाते, पॉजिटिविटी बहुत है। देखें अभी कोविड-19 में तमाम क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। जी जी बिल्कुल। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से क्वेरीज आती थी हमारे पास, हम रिस्पॉन्स कर दिया करते थे। अब वो जूम मीटिंग की वजह से हम ऑनलाइन लेक्चर दे दिया करते थे, क्योंकि वो फिजिकल इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं था उस वक्त। लेकिन ये ऐसी डिस्टर्ब टेक्नोलॉजी आई सलमान, मुझे याद है कि शुरू में फैकल्टी और स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी थी। स्टूडेंट्स को तो आसानी थी कि वो लेटे लेटे बगैर कैमरा खोले जो अपने क्लास के लेक्चर्स लेते थे और सो जाते थे। अटेंडेंस के वक्त उठते थे, जब नाम कॉल होता था अटेंडेंस लगा दी, बस वो चले गए। और 1.5-2 साल ये प्रैक्टिस रही, जब फिर फिजिकल पे, फिर हाइब्रिड मोड भी आया, जी हाइब्रिड भी फिर फिजिकल पे आने लगे, तो टीचर्स की तरफ से रिस्पांस था यार बस ऑनलाइन ही सही था। पहले हम एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मीटिंग्स को। कोविड से हमने बहुत लर्निंग की है, और कोविड की ही वजह से जो एक ट्रैफिक देख रहे हैं सोशल मीडिया का, ये इंक्रीज भी हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। अब पाकिस्तान में देख लें, पहले तो था जूम का तस्वुर ही नहीं था सर, नहीं था। अब वो सोशल मीडिया जो है ना पॉजिटिव वे में भी यूज हो रहा है और नेगेटिव वे में भी यूज हो रहा है। बिल्कुल अगेन आप उस बच्चे की काउंसलिंग कैसे करते हैं, उसको एंगेज कैसे करते हैं। देखें अगस्ट कॉम्टे, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, रोहेल, वो कहते हैं कि आपकी जो गैदरिंग है ना, वो आपका विजन और आपका माइंड से डिफाइन करती है। ठीक ठीक। अच्छा सलमान, साथ ही रहिएगा, इस इशू पर नाज़रीन बात करेंगे कि जो हुकूमत पाकिस्तान का ये बड़ा फैसला आया है और डिजिटल दहशतगर्दी को रोकने के लिए नए इक़दाम किए जा रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। राव ताज मोहम्मद खान से, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप, ठीक हैं? ताज साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फैसला है, डिजिटल दहशतगर्दी रोकने के लिए नए इक़दाम किए गए हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए हुकूमत का नई एजेंसी कायम करने का भी फैसला, नए रेगुलर्स, नई पॉलिसी बनाने का फैसला किया गया है। आप किस तरह से देखते हैं गवर्नमेंट के इस फैसले को? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल से क्या मुराद है। ये कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल में साइबर क्राइम, नामुनासिब तस्वीरें या तबसरे पोस्ट करना, गलत मालूमात या अफवाहों का इशराक करना, ऑनलाइन दलाइल में शामिल होना, जो कि बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मार्केट प्लेस भी बन चुकी है, जहाँ गैर कानूनी असला आसानी से खरीदा जा सकता है। और तो और इस सोशल मीडिया के जरिए मुतअद्दिद लोग जिस्म फरोशी के धंधे में भी शुरू कर चुके हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोगों को तबाह करने के लिए की जा रही हैं, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन चीज़ों को फैलाने की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान में अब सिमों की खरीदो फरोख्त बिल्कुल आम है, और जो है रोडों के ऊपर लोग जो है केबिन लगा वो जो है कुर्सी टेबिल लगा के और जो है सिमें बेचते हैं। ना बायोमेट्रिक होता है, ना कुछ होता है। जोन वालों का तो ये हाल है कि इन्होंने हर जगह आदमी बिठाए हैं अपने, और यहाँ पर जो है सिमें फरोख्त कर रहे हैं। ये पता ही नहीं चलता कि सिम किसने परचेज किए, ना उनका शिनाख्ती कार्ड लेते हैं, ना थंब इम्प्रेशन लेते हैं। इससे जो है मुल्क को भी नुकसान पहुंच रहा है, दहशतगर्दी भी जो है
आम हो रही है। ये चीजें जो है जरूरी हैं समझने के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात बोली कि मार्केट प्लेस बन चुका है और असलहा भी फ़रोख्त हो रहा है। मोहम्मद खान साहब, हम ये भी देखते हैं कि जो सबसे बड़ा मुझे लगता है चैलेंज, और आप भी इस बात को सेकंड करेंगे, कि जो एप्लीकेशंस हैं ये सारी हमारी बनाई हुई नहीं हैं। यूट्यूब की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि वो किसी पे कोई भी सेंक्शंस नहीं लगा सकते, रिस्ट्रिक्शंस नहीं दे सकते, उनकी अपनी पॉलिसी है एंड कंट्रीज़ हैव टू बी इम्प्लीमेंट है, उस पर हमारा कोई ज़ोर नहीं है। हमें अगर चीज़ें बेहतर करनी है तो हम अपने प्लेटफॉर्म्स खुद क्यों नहीं क्रिएट करते, ताकि हमारा कंट्रोल भी हो जाएगा और हम चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर भी कर सकते हैं। आपका कहना तो बिल्कुल सही है, मगर कंट्रोल असल में यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। मेन जो है हमारे मुल्क में सबसे बड़ी इसकी बदनसीबी ये है कि यहाँ पर कमांड और कंट्रोल नहीं है। जो चीजें जो है, कोई चीज जो है वो जब बाजार में आती है तो बाकायदा जो है हर चीज के लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं। जब तक आप किसी चीज का कानून नहीं बनाएंगे, कोई चीज जो है वो और काबिल गिरफ्त नहीं होगी अगर कानून नहीं बनाएंगे। क्योंकि बिल्कुल। आपने जो है एक चीज जो है आम कर दी है, लोगों को ये फैसिलिटीज तो हो गई है कि वो सिमें खरीद लें, मगर फैसिलिटीज जो है उसका जो प्रोसीजर है वो सही अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से क्राइम में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से फयाशियत भी फैल रही है। अब आप सोशल मीडिया पे ये देख लें कि जो है लोग फेसबुक वगैरह पे जो सेल के जो है लगाते हैं, उसमें इतनी ख्वाहिश किस्म की जो है इश्तहारात देते हैं। अब ये तो सारी जो है कौम को जो इस्लामी नुक्ता निगाह से भी और शरई नुक्ता निगाह से भी जो है वो गलत है, मगर चूंकि उनको जो है खुलेआम इजाजत है कि वो जो मर्जी चाहे डालते हैं। तो अगर ये चीजें गवर्नमेंट अगर इस प्लेटफॉर्म पे काम करती है तो बहुत अच्छा है। वैसे तो ऑलरेडी साइबर क्राइम का जो है FIA ने विंग एक कायम किया था, मगर वो जो था उसका काम इतना फाल नहीं है, और वो जो है सिर्फ थ्रेड के और जो है दूसरे केसेस देखती है, रैंसम अमाउंट वगैरह का, और कोई चीज नहीं देखती। ये होना बहुत जरूरी है मुल्क के लिए, क्योंकि लोगों की इज्जत जो है वो महफूज नहीं है। हत्ता ये कि जजों की इज्जत महफूज नहीं है, जजिस के जो है वो भी और जो है किया जाता है, जजों के खिलाफ की सारी चीजें जो है मंजर आम पर आती हैं। ये जो है पर्सनल उनकी जाती जिंदगी के हालात जो है वो जो है सोशल मीडिया पे जो है वायरल किए जाते हैं, इनके लिए कंट्रोल बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताज मोहम्मद ख़ान, और आपने बहुत मस्बत तरीके से गवर्नमेंट के इस फैसले को अप्रिशिएट किया। आपने कहा कि जी ये कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और सर ने बड़ी प्यारी बात बोली कि मार्केट प्लेस पे जो है ये गैर कानूनी असलहा और तमाम तर गैर कानूनी चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं आपके सामने तमाम तर चीज़ें। सलमान साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के हवाले से एक डेप्थ कम्युनिकेशन की और अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे नाज़रीन तक शेयर की है। नाज़रीन, होपफुली जो है आप भी गवर्नमेंट के इस फैसले को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके ही बच्चों के लिए और यूथ के लिए और हमारी पूरी सोसाइटी की बेहतरी के लिए ये स्टेप उठाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के इस फैसले को हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। डिस इन्फॉर्मेशन बग़ैर तस्दीक किए ना उसको शेयर करें, ना किसी तक पहुँचाएँ, ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ भी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के साथ, अच्छी खबरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।